स्टूडेंट, मैं नीतीश चौहान आज आप लोगों के सामने क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फेडरलिज्म। ये पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 है, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, ठीक है। तो आइए बिना हम लोग टाइम वेस्ट किए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग जैसा कि टॉपिक देख रहे होंगे बोर्ड पे, फेडरलिज्म क्या होता है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। अगर इसका हम लोग हिंदी बात करें तो इसका हिंदी होता है संघवाद। फेडरलिज्म का हिंदी क्या होता है, संघवाद, ठीक है। तो फेडरलिज्म होता क्या है, तो फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट सरकार की एक ऐसी सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पावर को डिफरेंट लेवल्स में बांट देते हैं, ठीक है। यानी सरकार की, हमारे जो सरकार है ना, उसका एक ऐसा सिस्टम जिसमें सरकार क्या करता है ना, अपना पावर जो है कुछ अपने अपने नीचे छोटे छोटे लेवल्स में बांट देता है, ठीक है। तो फेडरलिज्म क्या कहता है कि ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स। गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट अपना पावर अपने छोटे छोटे लेवल्स में बांट दे रहा है, ठीक है। बेसिकली 3 लेवल में बांटता है, ठीक है। पहला लेवल है तुम्हारा सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। हम लोग थोड़ा सा बात करें फेडरलिज्म के बारे में, तो शुरुआत से अगर हम लोग देखें तो ये लोकल लेवल नहीं था, ठीक है, ये लोकल लेवल नहीं था। पहले अगर हम लोग बात करें, लगभग पहले वो भी कब का, 1993 के पहले का, 1993 के पहले का, ठीक है। इससे पहले का अगर हम लोग बात करें, समझ में आया, तो इससे पहले लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट नाम का कोई चीज़ ही नहीं था फेडरलिज्म में, ठीक है। 1992 में, ठीक है, 1992 में 2 अमेंडमेंट किए गए, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ठीक है। 2 अमेंडमेंट किया गया, 73rd और 74th अमेंडमेंट, ठीक है। किसके राज में, वीपी नरसिम्हा राव के राज में, नरसिम्हा राव, ठीक है, ये थे उस टाइम में। तो इनके राज में 1992 में 2 अमेंडमेंट किए गए, 73rd और 74th अमेंडमेंट। इसके तहत लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पास किया गया। इसके तहत, यही 2 अमेंडमेंट के तहत लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पास किया गया, ठीक है। 1992 में ये पास हुआ, लेकिन लीगली कब ये अडॉप्टेड हुआ, लीगली कब अडॉप्ट हुआ, लीगली 1993 में, ठीक है। यानी कि 1992 में वीपी नरसिम्हा राव 73rd और 74th अमेंडमेंट करवाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और करवाने के बाद 1993 में लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को भी फेडरलिज्म में शामिल कर लिया जाता है। यानी अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट 3 लेवल में बटा हुआ है। गवर्नमेंट अपना पावर 3 लेवल में बांटा है। जो पहला लेवल है वो है सेंट्रल लेवल, दूसरा लेवल है स्टेट लेवल, तीसरा लेवल है लोकल लेवल, ठीक है। लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट कब आया, तो 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद किनके द्वारा लाया गया, वीपी नरसिम्हा राव के द्वारा। 1992 में इसको पास किया गया, लेकिन लीगली कब अडॉप्ट किया गया, 1993 में। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आई ये चीज़, नोट कीजिए इसको। देखिए लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या आ जाता है, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या आ जाता है, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में 2 चीज़ आता है। क्या क्या, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में 2 चीज़ आता है। अगर रूरल क्षेत्र का बात किया जाए, गांव क्षेत्र का बात किया जाए, तो आपका आता है पंचायती राज। क्या आता है आपका, पंचायती राज। क्या आता है, पंचायती राज। कब किसका बात किया जाए, थोड़ा सा रूरल लेवल का बात किया जाए, यानी कि गांव लेवल का बात किया जाए, तो उसमें कौन आ जाता है, पंचायती राज। लेकिन अर्बन जगह का बात किया जाए, अर्बन शहर का बात किया जाए, तो शहर में आ जाते हैं म्यूनसिपैलिटीज़।
शहर में क्या आ जाता है, म्यूनसिपैलिटीज़। तो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में यही दो वो चीज़ आते हैं, ठीक है। गांव की अगर बात करें तो पंचायती राज, और शहर की बात करें तो म्यूनसिपैलिटीज़। समझ में आई ये चीज़, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट कितने प्रकार के होते हैं, सरकार कितने प्रकार के होते हैं। तो सरकार दो टाइप्स के होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, बोलिए बोलिए। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। जैसा कि फेडरलिज्म में हम लोग अभी क्या देखें कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें सरकार क्या करती है, अपने पावर को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बांट देती है। किनके बीच में, तीन के बीच में, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, ठीक है। अपना पावर गवर्नमेंट तीन लेवल में बांट दे रहा है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि तीनों लेवल का जो पावर होगा ना वो अपना अपना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल लेवल लोकल लेवल के पावर में ना कोई दखलंदाजी करेगा, न लोकल लेवल स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के में कोई दखलंदाजी करेगा, न स्टेट लेवल सेंट्रल और लोकल लेवल में करेगा। कहने का मतलब जितना भी लेवल है गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल हो, सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। सबका अपना अपना पावर है, कोई किसी के जुरिस्डिक्शन में दखलंदाजी नहीं करेगा। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कहाँ पे ज़्यादातर होता है, तो इंडिया और यूएसए। दो एग्जाम्पल अगर कोई पूछा जाए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, तो इंडिया और यूएसए, जिसमें सरकार क्या करती है, अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बांट देती है। किनके बीच में, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। कोई दिक्कत। वही यूनिटरी गवर्नमेंट का अगर हम लोग बात करें, यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास सारा पावर है, ठीक है। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, लेकिन सारा पावर किसके हाथ में है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में। यहाँ पे यूँ कहिए कि गवर्नमेंट जो है अपना पावर डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सारा पावर एक ही सरकार के हाथ में है, वो है सेंट्रल लेवल, केंद्र सरकार, ठीक है। समझ में आया ये चीज़। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि गवर्नमेंट अपना पावर अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। एक है स्टेट सेंट्रल लेवल, एक है स्टेट लेवल, एक है लोकल लेवल, ठीक है। सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन है, अपना अपना पावर है। कोई दिक्कत। यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ पूरा पावर किसके हाथ में है, सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में। कोई दिक्कत इसमें, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि फेडरलिज्म का फीचर्स क्या है, क्या क्या खासियत है, क्यों इंडिया फेडरलिज्म को अपनाया, कुछ तो बात होगा इसमें। तो पहला फीचर क्या कहता है कि देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहला फीचर्स तो यही है फेडरलिज्म में कि फेडरलिज्म में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में पूरा पावर नहीं रहता है, ठीक है। पावर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसके बीच में, दो या दो से ज़्यादा लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में। तो पहला फीचर्स यही है कि फेडरलिज्म में गवर्नमेंट का कितना लेवल हो जाता है, दो या दो से ज़्यादा हो जाता है। दूसरा फीचर क्या है, ईच लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, हैव इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। कहने का मतलब कि हर एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट का अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है। कहने का मतलब कि सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना एक जुरिस्डिक्शन होगा, अपना पावर होगा, ठीक है। स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना पावर, अपना जुरिस्डिक्शन होगा, और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना पावर और अपना जुरिस्डिक्शन होगा, ठीक है। कोई किसी के जुरिस्डिक्शन में दखलंदाजी नहीं कर सकता है, ठीक है। सबका अपना अपना पावर होता है। समझ में आई ये चीज़। अब देखिए, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का होना भी ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग गांव लेवल पे बात करें, ठीक है, सपोज डैट कि लोकल लेवल पे अगर बात करें, तो लोकल लेवल पे अगर बात करें तो लोगों को अगर कोई दिक्कत होगा, गांव में किसी को दिक्कत होगा, रोजगार का कमी हो गया, कहीं सड़कें नहीं हैं, कहीं मकान नहीं बन रहा है, कहीं बिजली नहीं है, अगर ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम किसी किसी गांव में हो तो उसको मोदी तक कैसे पहुंचाया जाएगा, क्या रास्ता होगा? क्या मोदी हर एक गांव में जाएगा देखने कि कहाँ कहाँ रोड है, कहाँ कहाँ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये काम होता है लोकल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट लोकल पीपल के बात को
पहुंचाता है कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक, ठीक है। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट तक। अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको सॉल्व कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो समझ में आया ये चीज़ कि अपने अपने लेवल का, ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हैव इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, हर एक लेवल का अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है। अच्छा, ये जो जुरिस्डिक्शन की बात हम कर रहे हैं, ये जो पावर की बात हम कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा किसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कि मेरे पास कितना पावर है? तो ये पावर क्लियरली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ पे मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो जुरिस्डिक्शन है, ये जो पावर है, ये कहाँ मेंशन्ड है? क्लियरली पूरी तरीके से जुरिस्डिक्शन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से मेंशन किया हुआ है कि किसके पास कितना पावर है, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस लाना होगा ना, अगर कोई प्रोविजन में प्रोविजन लाना होगा, कोई चेंजेस लाना होगा, तो उसमें कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होगा। वो चेंजेस तब तक नहीं आएगा जब तक कि तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट ना मिल जाए, यानी कि जब तक कि तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट पूरी तरीके से ओके नहीं बोल देता है, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ सकता है। समझ में आई ये चीज़ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजंस में कोई चेंजेस लाना होगा तो इसमें तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट हमको चाहिए होगा। कंसेंट कहने का मतलब ओके चाहिए होगा। जब तक कि तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट ओके नहीं कर देता है, तब तक प्रोविजंस में चेंजेस नहीं लाया जा सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा प्रोविजन क्यों ना हो। समझ में आई ये चीज़। नेक्स्ट, द जुडिशरी एक्ट। अगर मान लेते हैं सपोज डैट कि तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में से तीनों में डिस्प्यूट्स हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी मैटर को लेके, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कौन करेगा? कौन करेगा? एम्पायरिंग का काम। तो एम्पायरिंग का काम करता है जुडिशरी। कौन करता है? जुडिशरी। समझ में आई ये चीज़। सपोज डैट कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई डिसीजन पे बात कर रहा है, दोनों डिसीजन लेते समय दोनों में डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया कोई बात को लेके, ठीक है। लड़ाई झगड़ा मतलब मारा पीटी कुश्ती वगैरह नहीं हो जाता है, कहने का मतलब बाता बाती बहस हो गया, ठीक है। तो इस बहस को रोकने का काम कौन करेगा? जुडिशरी करेगा, ठीक है। अभी उस पर भी हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, उसमें भी अपना जुडिशरी का रोल है। समझ में आई ये चीज़। तो पहला प्रोविज़न क्या है? पहला फीचर्स क्या है? ठीक है, पहला तो फीचर यही है कि फेडरलिज्म क्या करता है? गवर्नमेंट के पावर को दो या दो से ज़्यादा लेवल में बांट दे रहा है, ठीक है। दूसरा फीचर क्या है कि फेडरलिज्म आने से क्या होता है? हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना अपना जुरिस्डिक्शन बन जाता है, अपना अपना पावर हो जाता है, ठीक है। तीसरा फीचर क्या है कि जो जुरिस्डिक्शन है ये कहाँ पे मेंशन कर दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया है कि किसका अपना कितना पावर है, कितना जुरिस्डिक्शन है। चौथा क्या है कि अगर किसी भी प्रोविजंस या किसी भी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाया जाएगा तो उसमें तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए होगा, यानी कि ओके चाहिए होगा। तभी तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जब जाके फाइनलाइज करेंगे तभी जाके चेंजेस हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। चौथा चीज़ हम लोग क्या देखें कि अगर दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट या तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में किसी मैटर को लेके डिस्प्यूट होता है तो ये डिस्प्यूट्स को कौन रिजॉल्व करेगा? जुडिशरी रिजॉल्व करेगा। कौन रिजॉल्व करेगा? जुडिशरी रिजॉल्व करेगा। समझ में आ गया। पहला 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बांट दिया, दूसरा तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पावर दे दिया, ठीक है। तीसरा कि तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को जो पावर दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। चौथा कि अगर कोई चेंजेस लाना हो तो तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट ओके करना होगा। पांचवा कि अगर तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो सॉल्व कौन करेगा? जुडिशरी करेगा, ठीक है। समझ में आई ये चीज़, इसको नोट कीजिए, इतने फीचर्स को नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म सिस्टम क्या है। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कि आखिर ये फेडरलिज्म आया ही क्यों, क्या जरूरी था ये फेडरलिज्म आने का, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देखेंगे। पहला चीज़ है कि फेडरलिज्म आने का पहला रीज़न टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। फेडरलिज्म लाने का पहला रीज़न यही था ताकि कंट्री में यूनिटी यानी कि एकता बनाए रखे, ठीक है। अगर सपोज डैट कि किसी लोकल लेवल ऑफ लोकल पीपल को कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो वो डायरेक्टली सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे तो नहीं जा पाएगा, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होगा? डिसयूनिटी आने लगेगा, ठीक है। लोग लड़ाई डिस्प्यूट्स होने लगेंगे, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, तो जिसके कारण यहाँ का कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। तो इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, लोगों में यूनिटी रखने के लिए फेडरलिज्म को लाया गया, ताकि फेडरलिज्म आने से क्या होगा कि सभी के बीच में यूनिटी रहेगा, एकता रहेगा, ठीक है, ताकि जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना वो सब एकदम माइन्यूट लेवल पे लोगों का डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है फेडरलिज्म।
तो पहला चीज़ तो यही है। दूसरा, एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है। रीजनल डाइवर्सिटी यानी हर एक रीजन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिलीजन, अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग टाइप का लैंग्वेज, सब चीज़ बहुत वैरायटी है, ठीक है। तो उसमें अगर फेडरलिज्म नहीं होगा तो लोगों में एकता कभी नहीं बनी हुई रहेगी। लोग अपना प्रॉब्लम कभी भी ऊपरी लेवल तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी कहने का मतलब कि हर एक रीजन प्रोटेक्टेड कभी नहीं रहेगा। हर एक रीजन में डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए फेडरलिज्म की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे सपोज डैट कि हम लोग 28 स्टेट्स है, अगर 28 स्टेट्स में सीएम डीएम नहीं होगा तो ये क्या होगा ना, 28 स्टेट्स का जो अपना डाइवर्सिटी है वो मेंटेन्ड नहीं रहेगा, ठीक है, वो एकोमोडेट नहीं रहेगा, क्योंकि एक अकेला पीएम सारे डाइवर्सिफाइड स्टेट्स को एक साथ नहीं देख सकता है, ठीक है। तो हर एक स्टेट में, हर एक रीजन में डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए फेडरलिज्म का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, किसी भी फेडरल सिस्टम को हम आइडियल कब कहेंगे, तो दो तरीके से, दो चीज़ अगर हो जाता है तो किसी भी फेडरल सिस्टम को हम लोग आइडियल कहेंगे। आइडियल बोले तो मतलब होता है अच्छा फेडरल, ठीक है। पहला, जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर नीतीश कुमार को कोई भी काम कर रहा है बिहार में तो नरेंद्र मोदी को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ नीतीश कुमार अच्छा ही काम कर रहा होगा, ठीक है। या अगर कोई तुम्हारा सरपंच या कोई मुखिया लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे कोई काम कर रहा है तो उसको ये ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, कि हाँ वो काम सही ही होगा, ठीक है। तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, उनके बीच में। दूसरा, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ठीक है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि वो लोग सही से रह सकें। मतलब कहने का मतलब कि एक ओथ ले लेना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, क्योंकि जब ऊपरी लेवल ही अलग अलग उन्हीं लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स रहेगा तो वो लोग जिस लोगों को हैंडल कर रहे हैं उन लोगों का क्या हाल होगा। इसीलिए वो लोग को अपने में ही एक यूँ समझिए कि ओथ ले ले वो लोग, ठीक है, एकदम शपथ ले ले कि हम लोग जो है ना हमेशा एक साथ रहेंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे, किसी भी छोटे मोटे बात पे आपस में झगड़ा लड़ाई झंझट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर सोचो ऊपरी लोग लड़ाई झगड़ा झंझट करेंगे तो भाई नीचे के लोग जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तो खुद में अपने में लड़ने लगेगा फिर। तो उन लोग को सही कौन करेगा, तो उन लोग को सही करने के लिए गवर्नमेंट का सही होना ज़रूरी है। और गवर्नमेंट कब सही होगा, जब तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में आपसी मतभेद ना हो, ठीक है, आपसी समझौता ये लोग करते रहें। समझ में आया? तभी हम लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ का जो फेडरल सिस्टम है वो एक आइडियल है। पहला तो विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि ट्रस्ट तो है, ठीक है, और दूसरा चीज़ एक एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि एक ओथ ले लेना चाहिए कि हम लोग हमेशा साथ ही रहेंगे, ठीक है। कभी भी हम लोग एक दूसरे के प्रति कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, मतलब आने देंगे एक दूसरे के बीच में। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। अगर उन्हीं गवर्नमेंट के ही बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो गवर्नमेंट जिन लोगों को हैंडल कर रहा है उन लोगों का क्या हाल होगा, वहाँ क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, वो लॉ एंड ऑर्डर भी खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि जब गवर्नमेंट ही सही नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम कचरे के डिब्बे में फेंका हुआ मिलेगा। तो इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर, लोगों को सुख शांति बनाए रखने के लिए, हर एक स्टेट्स में रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए एग्रीमेंट होना ज़रूरी है कि हम लोग साथ रहेंगे। यानी कि अगर ये दो पॉइंट हो जा रहा है, यानी म्यूचुअल ट्रस्ट हो जा रहा है, दूसरा एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर हो जा रहा है, तब हम कहेंगे कि हमारे कंट्री में एक सही फेडरल सिस्टम है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया कि फेडरल सिस्टम आने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि कंट्री में जो यूनिटी बना रहे, ठीक है। जो निम्न तबके के लोग हैं, जो मतलब एकदम लो लेवल पे जो लोग हैं, वो उनका भी प्रॉब्लम सुना जाए, ठीक है, और उनका भी प्रॉब्लम को सही किया जाए, तभी हम कहेंगे, तभी यही सब कारण से फेडरलिज्म का ज़रूरी है, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे कहा गया है कि अगर यूनिटी बना रहे कंट्री में, ठीक है, तो उसको प्रमोट करने के लिए और सेफ रखने के लिए फेडरलिज्म का होना ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आई ये चीज़। दूसरा, एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी हर एक रीजन में, हर एक स्टेट्स में, हर एक छोटे छोटे रीजन में जो अलग, हम जानते ही हैं कि हमारा सारा रीजन डाइवर्सिफाइड है, तो हर एक छोटे छोटे रीजन को ना यूँ कहिए कि डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए फेडरलिज्म का होना ज़रूरी है। यानी डाइवर्सिटी तभी मेंटेन रहेगा जब फेडरलिज्म रहेगा,
ठीक है। फेडरलिज्म होने से क्या है ना कि जैसे अब कोई नीतीश कुमार है, ठीक है, तो नीतीश कुमार बिहार के फेडरलिज्म कहने का मतलब डाइवर्सिटी को समझ पाएगा, ठीक है। नीतीश कुमार महाराष्ट्र के डाइवर्सिटी को कभी नहीं समझ पाएगा, नीतीश कुमार मेघालय के डाइवर्सिटी को कभी नहीं समझ पाएगा। तो हर एक स्टेट्स में क्या है ना कि सीएम दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि वही सीएम क्या करते हैं ना कि अपने अपने स्टेट्स में जो डाइवर्सिटी है उसको समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको सही किया जाता है। समझ में आई ये चीज़? और ये तभी हो पाता है जब उन स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जो सीएम है, जो डीएम है, उन लोगों को पावर दिया गया है, और यही पावर देने को हम लोग क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। समझ में आई ये चीज़? कोई दिक्कत है तो हम लोग को कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं बाकी टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए आप लोग, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग को फेडरलिज्म समझ में आएगा, और लास्ट में जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो इस चैप्टर से आने वाला जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर करने का कोशिश कीजिए, और ये नोट्स आप लोग बनाते रहिए, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कमेंट्स वगैरह भी, हाँ सर बहुत अच्छा लगा, ठीक है, ये सब भी कुछ किया कीजिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले, ठीक है।